अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 5 करना है आज हमने। इसमें बाइट स्टफिंग को पढ़ना है और कुछ एरर्स के बारे में और कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है कि एरर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में पहले समझ लेते हैं कि अपने डाटा में खुद से कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट करना, खुद से कुछ एक्स्ट्रा बिट्स या बाइट्स इंसर्ट करना, इसको हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग। अच्छा, अब वो कहता है कि समटाइम्स द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज़ स्टार्ट ऑफ हेडर या एंड ऑफ टेल जो है मे अपीयर इन डाटा एंड एज ए पार्ट ऑफ डाटा। ठीक है, तो होगा क्या, कहते हैं कि जो आपके SOH या EOT जो कि हमारे फ्लैग्स होते हैं, जो कि SOH क्या करता है, फ्रेम का स्टार्ट बताता है कि यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हुआ है। EOT क्या करता है, फ्रेम का एंड बताता है कि यहाँ पे फ्रेम एंड हुआ है। लेकिन अगर ये डाटा के अंदर आ जाए तो क्या होगा, फिर हो सकता है कि जो आपका रिसीवर है उसको गलती लगे और वो कहीं से डाटा के अंदर पे या अंदर जहाँ पे SOH मौजूद हो उसको समझ ली कि अच्छा ये फ्लैग है, तो वहाँ पे वो डाटा फ्रेम ख़त्म कर दे, तो उससे तो डाटा सारा करप्ट हो जाएगा। तब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो होती है बाइट स्टफिंग। ठीक है, बाइट स्टफिंग में वही मैंने जैसा आपको बताया कि हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो इंसर्ट करते हैं। ओके, अब वो कहते हैं इन जनरल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा बीइंग सेंट एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सच एज फ्रेम डेलीमीटर्स, इनको ये जो EOT और SOH इनको फ्रेम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। नेटवर्क सिस्टम्स अरेंज फॉर द सेंडिंग साइड टू चेंज द डाटा स्लाइटली बिफोर इट इज सेंड। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम क्या करते हैं कि डाटा को भेजने से पहले उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और आमतौर पर क्या करते हैं कि यूजली इंसर्ट डाटा और बाइट्स टू चेंज डाटा फॉर ट्रांसमिशन। क्या कि कुछ डाटा या तो इंसर्ट करेंगे या कुछ बाइट्स इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, डाटा को चेंज करने के लिए। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डाटा स्टफिंग, इसको डाटा स्टफिंग भी कहते हैं। ठीक है, जनरल में। ठीक है, बाइट स्टफिंग डाटा स्टफिंग की एक टाइप है। तो डाटा स्टफिंग ये जनरल बात हो गई। अब इसकी दो टाइप्स हैं, बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग, इनके वर्ड से ही ऑब्वियस है कि बाइट स्टफिंग में हम पूरी बाइट्स इंसर्ट करते हैं। बाइट्स आपको पता है 8 बिट्स की एक बाइट होती है। तो और बिट स्टफिंग में सिंपली हम बिट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो इंसर्ट करते हैं अपनी तरफ से। ओके, अब कहते हैं कि बाइट स्टफिंग रेफर्स स्टफिंग विद कैरेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर। अच्छा, एंड बिट स्टफिंग रेफर्स टू बिट ओरिएंटेड। अच्छा, कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली पूरे कैरेक्टर्स पे जो है वो डील करते हैं, उनके साथ उनको मैनेज करते हैं। और कुछ हार्डवेयर सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बिट ओरिएंटेड, मतलब वो एक एक बिट को, जो बाइनरी बिट्स होती हैं ना, 0 1s, उनको एक एक बिट की बेस पे जो है वो डाटा अपना मैनेज करते हैं या देखते हैं। तो जो हार्डवेयर बिट ओरिएंटेड होगा उसमें हम बिट स्टफिंग करेंगे, और जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होगा उसमें हम बाइट स्टफिंग करेंगे। ओके, अब कहते हैं बाइट स्टफिंग ट्रांसलेट्स ईच रिजर्व वर्ड इनटू 2 अनरिजर्व बाइट्स। ठीक है, इसको हम पूरी चीज़ को इस तरीके से समझ लेते हैं कि आपका SOH जो है वो डाटा के अंदर कहीं पे आ गया। ठीक है, तो SOH को उसने क्या कह दिया कि एस्केप लगा देते हैं हम उसके साथ। ठीक है, ये कहता है कि क्या कर सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल इट कैन यूज एस्केप एज प्रीफिक्स फॉलोड बाय X फॉर SOH। ठीक है, Y फॉर EOT एंड Z फॉर, मतलब कि हम जहाँ पे भी डाटा के अंदर कहीं पे SOH आएगा, अब SOH कोई मतलब SOH नहीं होगा, वो हो सकता है कोई सीक्वेंस ऑफ बिट्स होगी। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से 0 0 0 1 1 1, इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारा एक जो है SOH है। ठीक है, अब ये डाटा के अंदर आ गया तो रिसीविंग साइड पे ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन बनेगी कि शायद ये फ्रेम का स्टार्ट है। तो इस वजह से अगर डाटा के अंदर जहाँ कहीं भी SOH या EOT या कोई भी इस तरीके का करेक्टर आता है तो हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, एस्केप प्लस X। एस्केप भी एक करेक्टर होता है, एस्केप प्लस X लिख दिया। अब जब हमारा रिसीवर एस्केप प्लस X देखेगा कहीं पे भी डाटा के अंदर, उसको पता चल जाएगा ठीक है, इसके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं करनी, ये डाटा का पार्ट है। लेकिन अगर हम एस्केप प्लस X नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, रिसीवर को लगेगा कि अच्छा शायद जहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है या जहाँ से फ्रेम जो है वो नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हमने पीछे एक लेक्चर 4 में देखा था कि एक मसला आता है कि अगर जो स्टार्ट है फ्रेम का, सॉरी जो एंडिंग है फ्रेम की वो नहीं है, तो रिसीविंग साइड पे ये समझा जाता है कि डाटा जो है वो क्रैश हो चुका है। तो इस वजह से इन सारे मसलों को हल करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि हम सिंपल जो हमारा SOH है उसकी जगह पे हम एस्केप प्लस X जो है वो इंटर कर देते हैं डाटा में, मतलब उसको चेंज कर देते हैं, इसके रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब इसने नीचे यहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया कि ये फॉर एग्जांपल आपका पूरा डाटा है। ठीक है, ये पूरा डाटा है और यहाँ पे आपका बिल्कुल स्टार्ट में एक्चुअल में आपका ये फ्लैग है SOH का। ठीक है, और एंड पे आपका एक्चुअल में जो रियल फ्लैग्स हैं EOT है एंड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा में कहीं कहीं भी दरमियान में भी जैसे एस्केप करेक्टर यहाँ पे आ गया, SOH यहाँ पे आ गया, ठीक है, EOT यहाँ पे आ गया, इस तरीके से एस्केप। तो उसने जहाँ जहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर्स थे उसकी जगह पे जहाँ पे एस्केप था तो वहाँ पे एस्केप प्लस Z लगा दिया, जहाँ पे SOH था वहाँ पे एस्केप प्लस X लगा दिया, EOT था तो एस्केप प्लस Y लगा दिया।
इसका मतलब आप सिंपल ही समझें कि फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल सिंपल लेते हैं कि आपका जो स्टार्ट ऑफ हेडर है SOH है वो है आपका करेक्टर A, ठीक है, और आपका एंडिंग जो है EOT वो है आपका करेक्टर, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि Z, ठीक है। अब आपका डाटा था कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपका एक वर्ड था इस तरीके से अज्यूर, ठीक है। अब ये वर्ड आपका एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इसके स्टार्ट पे कौन सा फ्लैग होगा, A वाला, ठीक है, इस तरीके से कुछ, और एंड पे क्या होगा, Z। अब जब आपका रिसीवर इस डाटा को पढ़ रहा है ना तो उसको यहाँ पे A नज़र आएगा। अब यहाँ पे A नज़र आएगा तो उसको लगेगा कि शायद जहाँ से नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो इस यहाँ पे मतलब डाटा पीछे से करने से पहले करने की बजाय वो जहाँ से उसको लगेगा कि शायद जहाँ से नया डाटा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन होगी, फिर जब वो Z को देखेगा तो उसको फिर से कन्फ्यूजन होगी कि शायद यहाँ पे फ्रेम एंड हो गया। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका सारा डाटा था ये उसने लॉस्ट कर दिया, और इस तरीके से मतलब कोई भी आपका पूरा डाटा जो था, हमारा जो वर्ड था अज्यूर, ये दूसरी साइड पे जो रिसीव ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया कि A की जगह हमने फॉर एग्जाम्पल लगा दिया A+X, इस तरीके से A+X लगा दिया, ठीक है। और Z की जगह पे भी क्या लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल Z प्लस हमने फॉर एग्जांपल Z+Y लिख दिया जैसे हमने किया था, ठीक है। तो अब हमारा जो डाटा होगा वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा AX ZY URE, ठीक है। तो अब हमारा फ्रेम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट में A आ गया और यहाँ पे एंड पे हमारा Z आ गया। तो अब जब रिसीवर इस डाटा को देखेगा ना AX को, उसको पता चल जाएगा अच्छा ये डाटा का ही पार्ट है, तो वो इसको फ्लैग्स नहीं समझेगा बल्कि डाटा का पार्ट ही समझेगा और पूरा हमारा जो डाटा है उसको प्रॉपरली प्रोसेस करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से होती है। ओके, अब मैंने काफ़ी डिटेल में देख लिया, अब कुछ एरर्स को देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ट्रांसमिशन एरर्स क्या होते हैं? सिंपली मैंने आपको बताया था कि जब कम्युनिकेशन के दौरान डाटा या बिट्स जो है वो लॉस्ट हो जाए या फिर उनकी वैल्यू चेंज हो जाए तो इन ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एरर्स। ओके, अब एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो डिटेक्शन में हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कहीं पे एरर आया है, और करेक्शन में हम देन उसको फिक्स भी करते हैं। ओके, कहता है कि एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है अपने फ्रेम्स में ऐड करते हैं। जैसे हमने फ्रेम के स्टार्ट और एंड पे लगाए थे ना हेडर्स SOH और EOT, इस तरीके से हम कुछ और चीज़ें भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं ताकि हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकें। ओके, कहते हैं इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंसर्टेड बाय द सेंडर एंड चेक्ड बाय द रिसीवर, ठीक है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंडर भेजता है और रिसीवर उसको डाटा को वेरीफाई करता है बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आगे देखते हैं। ओके, इन दिस वे इनकरेक्ट डाटा कैन बी रिजेक्टेड, ऑल्सो द इनकरेक्ट डाटा कैन बी करेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। कहता है कि फिर इस तरीके से हम या तो ये हो सकता है कि जो ख़राब डाटा होगा उसको टोटली रिजेक्ट कर देंगे, या ये हो सकता है कि उस डाटा को हम करेक्ट करके फिक्स करके उसको फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारी जो एरर डिटेक्शन की टेक्निक है वो है पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग में सिंपली ये होता है कि आपकी जो रिसीवर होता है वो चेक करता है आपकी डाटा में नंबर ऑफ़ वंस, ठीक है, नंबर ऑफ़ वन, क्योंकि डाटा आपके 0 1 की फॉर्म में होता है टोटल। तो फॉर एग्जांपल आपका कुछ डाटा इस तरीके से था 0 0 1 1 1 0, इस तरीके से 1, ठीक है। तो इसमें वो नंबर ऑफ़ वंस जितने हो गए ना इनको चेक करता है, ठीक है। पैरिटी चेकिंग में ये चीज़ की जाती है मेनली। अब इसमें दो टाइप्स होती हैं, इवन पैरिटी होती है और ऑड पैरिटी होती है। ओके, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी में क्या होता है सिंपली कि इवन पैरिटी में हम देखते हैं कि इन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वंस इन डाटा शुड बी एन इवन नंबर। सिंपल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये इवन पैरिटी में डाटा हमारा। और ऑड पैरिटी में सिंपल इसका उलट होगा कि नंबर ऑफ वंस जो है हमारे वो ऑड नंबर होने चाहिए। ओके, अब ये ऐसा नहीं है कि डाटा में ऐसा होना चाहिए, बल्कि हम खुद इसको ऐसे ज़बरदस्ती बनाते हैं, मतलब अपने डाटा को जब सेंड करते वक्त। ओके, अच्छा, अब पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट वही एक्स्ट्रा बिट होती है जो हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो ये एग्जांपल में कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है, ठीक है, ये 1001 ठीक है। कहता है हैज़ पैरिटी बिट 1 एज इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ वंस। क्यों? क्योंकि ये इवन पैरिटी का डाटा था, और इवन पैरिटी में हमने देखा था कि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की गई है, ठीक है, जिसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं, और इसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ वंस क्या हो गए हैं, 1 हो गए, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हैज़ अ पैरिटी बिट 1, ठीक है। अच्छा, अब ऑड पैरिटी में यहाँ पे एक दूसरा डाटा है ऑड पैरिटी में है, उसमें क्या है, कहता है कि हैज़ पैरिटी बिट 0 एज इट हैज़ ऑड नंबर, क्योंकि ऑड पैरिटी में है और नंबर ऑफ वंस भी ऑड ही हैं,
तो इसमें कोई मतलब जो एक्स्ट्रा बिट है वो एक्स्ट्रा बिट हम कह सकते हैं कि वो 0 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वंस की बेस पे हमने देखना होता है ना। तो इसमें नंबर ऑफ़ वन चूँकि हमने एक खुद से 1 ऐड किया था, तो उसमें जो है वो इसकी वजह से उसका नंबर ऑफ़ वंस ऑड हो गए थे। और इसमें ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब मेनली आपने बस ये देखना होता है कि अगर इवन पैरिटी का डाटा है तो उसमें नंबर ऑफ़ वंस जो है वो जनरली क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें, जब ये रिसीविंग साइड पे जाएगा ना डाटा, ठीक है, तो रिसीवर को पता होगा कि अच्छा जी हम इवन पैरिटी में डाटा चेक कर रहे हैं, तो उसको पता होगा कि अच्छा इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड की है, तो वो खुद से उसको एक्स्ट्रा बिट को स्ट्रिप ऑफ कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। जब यहाँ पे उसने देखा रिसीवर ने इस डाटा में कि अच्छा ये ऑड पैरिटी में डाटा हमने चेक करना था, तो इसमें ये तो ऑड पैरिटी में है, तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल को, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में कहा है कि इफ नॉइज और अदर इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूसेस एन एरर, वन ऑफ द बिट्स इन डाटा विल बी चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0, ठीक है। हो सकता है कि इंटरफेरेंस बेसिकली होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी वायर से करंट गुजर रहा था, उसके आसपास कोई आपने मोटर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ चलाई और कोई चीज़ करंट वाली चलाई, तो उसमें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई मसला बन गया, ठीक है, तो उसकी वजह से डाटा में चेंज आ गई। तो ये हो सकता है कि दैट्स द पैरिटी ऑफ रिजल्टिंग बिट्स विल बी लार्ज। हो सकता है कि इस तरीके के डाटा में जो पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। ओके, कहते हैं सपोज द ओरिजिनल डाटा एंड पैरिटी इज, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, ठीक है, और इसमें ये हमने पैरिटी खुद से ऐड किया, ठीक है, इसको इवन पैरिटी में बनाया। आफ्टर इंटरफेरेंस द इनकरेक्ट डाटा इज 1 0 0 1 0 0 1। कहते हैं कि क्या हो गया कि हमारा डाटा इंटरफेरेंस के बाद क्या हो गया, ऑड पैरिटी में मतलब जो है उसमें तब्दील हो गया। तो इस तरीके के मसले होते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, आगे भी जो 2-3 टॉपिक्स आ रहे हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इनको अगर गौर से देखें, गौर से सुने और अच्छी तरीके से इनको पढ़ें तो आपको ये समझ लग जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। ओके, अब लिमिटेशन क्या है पैरिटी चेकिंग की? लिमिटेशन पैरिटी चेकिंग की ये है, कहता है कि क्योंकि हमने नंबर ऑफ वंस देखने हैं, हमने डाटा को नहीं देखने कि कैसा था और कैसा अभी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका डाटा है, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1 और एक 0 हमारी इवन पैरिटी वाली आ गई, एक 1 हमारा पैरिटी वाला आ गया, ठीक है। अब जब दूसरी साइड पे रिसीविंग साइड पे क्या हो गया, डाटा को च्यू फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब इसमें आप 1 देखें कितने हैं, 1 मतलब टोटल कितने हैं आपके पास, 4 हैं, तो इवन पैरिटी में ठीक है डाटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, तो मतलब फिर अभी भी इवन ही है। तो ये इस रिसीवर इस डाटा को करेक्ट कंसिडर करेगा, मतलब उसकी नज़र में ये डाटा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इवन पैरिटी में है और हमारा जो मैकेनिज्म था वो भी हमने इवन पैरिटी में सेटअप किया हुआ था। तो इस वजह से डाटा उसको नहीं पता चला कि इसमें डाटा में करप्शन आ चुकी है। हालांकि हम डाटा को गौर से देखें तो ये डाटा और ये डाटा बिल्कुल डिफरेंट दो किस्म के डाटा हैं। ओके, कहते हैं वी सी दैट इवन नंबर ऑफ बिट्स हैव बीन चेंज ड्यू टू नॉइज, तो पैरिटी चेकिंग कैन नॉट डिटेक्ट, ये पैरिटी चेकिंग इस एरर को डिटेक्ट ही नहीं करेगी। ओके, कहते हैं पैरिटी यूजुअली इज यूज टू डिटेक्ट वन, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ 1 बिट एरर की पैरिटी यूजुअली 1 बिट के एरर को ही डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, अब इसके अल्टरनेट कौन सी स्कीम्स हैं? कहते हैं इन एडिशन टू पैरिटी चेकिंग अल्टरनेट एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, दिस मैकेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। कुछ कहते हैं कि कुछ और मैकेनिज्म भी हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनकी जो कि हम जिनको डिफर करते हैं मुख्तलिफ इन चीज़ों में। किसी की जो साइज ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होगी, किसी कम होगी। जैसे हमने पैरिटी में सिर्फ एक बिट खुद से एक्स्ट्रा ऐड की थी, तो कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें पूरी बाइट्स ऐड करनी पड़ जाए, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा ऐड करनी पड़ जाए। इस तरीके से इस चीज़ को ट्रांसमिशन ओवरहेड भी कहते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। हो सकता है कि जब कैलकुलेट की जाए ना, एरर डिटेक्शन के लिए कैलकुलेशन की जाए, जैसे हम चेकसम में और आगे सीआरसी में देखेंगे कि कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है, कौन सा ज़्यादा लोड डालता है प्रोसेसर पे, एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ बिट्स एरर्स दैट कैन बी डिटेक्ट, कि कितनी बिट्स तक के एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे पैरिटी बिट सिर्फ 1 बिट की एरर को डिटेक्ट करने के लिए सही है, तो ये भी एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे हम इनमें फ़र्क करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स में। ओके, अब एक और मैकेनिज्म है जिसको चेकसम बोलते हैं। चेकसम में सिंपली ये होता है कि आपका कहता है कि जो आपका डाटा है उसको एज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एंड देयर अर्थमेटिक सम इज कंप्यूटेड, ठीक है, सारे नंबर्स का सम जो है वो उनको कंप्यूट किया जाता है, एंड द कैरी बिट्स आर एडेड टू द फाइनल सम, कि एक कैलकुलेशन की, ठीक है, उसमें से जो कैरी आया ना उसको भी उस सम में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका डाटा था, हम कहते हैं कि हमारा डाटा है 1 + 1, ये हमारा डाटा, ठीक है, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब इसमें तो कोई कैरी बचा नहीं है, लेकिन अगर कैरी होता तो उसको भी हम इस 2 में ऐड कर देते, फिर जो रिजल्टेंट आता
इसको हम अपना बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, चेकसम है, ठीक है। तो जो यहाँ रिजल्ट आता फॉर एग्जांपल कोई भी, ठीक है, तो वो हमारा चेकसम होता। उस चेकसम को हम भेज देते हैं अपने डाटा के साथ जहाँ पे भी हमने भेजना होता है, ठीक है। देन चेकसम इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांसमिशन, ठीक है। देन इट इज सेंट अलोंग द डाटा, ठीक है। वही जो हमारा चेकसम है उसको हम डाटा के साथ भेज देते हैं एंड द रिसीवर क्या करता है, सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। रिसीवर भी यही इस तरीके से डाटा पे यही सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, और अगर ये वाला हमारा रिजल्ट जो जहाँ पे आया था और रिसीवर के पास जो रिजल्ट आया वो सेम है, तो रिसीवर इसको समझता है कि ठीक है डाटा हमारा सही है। लेकिन अगर इनका रिजल्ट सेम नहीं आता, यानी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे जो कैलकुलेशंस हुई थी उनका रिजल्ट अगर सेम नहीं है, तो क्या होता है कि एरर डिटेक्ट की जाते हैं कि अच्छा जी इसमें कहीं पे डाटा में एरर आ चुका है। ओके, यहाँ पे इसने एक बेसिक सी एग्जांपल दी है कि आपका वर्ड था हेलो वर्ड, ठीक है, उसको उसने क्या किया है कि दो कैरेक्टर्स को ऐड मतलब इकट्ठा लेके ऐड कर दिया इस तरीके से। तो ये आपका जो है रिजल्ट कैरी में इसमें ऐड कर दिया है, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। इस रिजल्टेंट को अब जब ये डाटा भेजा जाएगा हेलो वर्ल्ड ये डॉट बी आखिर पे, हेलो वर्ल्ड जब भेजा जाएगा तो उसके साथ ही ये जो रिजल्टेंट है ये भी भेज दिया जाएगा। तो रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिसीविंग साइड पे सेम ये कैलकुलेशन दोबारा से परफॉर्म की जाएगी, क्योंकि डाटा तो अगर सेम रिसीव हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट सेम निकलेगा, और अगर डाटा सेम रिसीव नहीं हुआ होगा तो रिजल्ट सेम नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से रिसीविंग साइड पे पता चल जाता है कि अच्छा इसमें कहीं पे एरर आ गया। ओके, कहते हैं these the integers can be 8, 16 or 32 bits. Checksum is easy to do. It uses only addition but it also has limitations and cannot detect all errors, ठीक है। कहता है कि चेकसम की जो इंटीजर्स हैं ये 8, 16 या 32 बिट के हो सकते हैं। चेकसम आसान होता है, इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं, ठीक है, और एक लिमिटेशन ये भी है कि ये सारे एरर डिटेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे अगर हम देखें चेकसम की वैल्यू क्या है, ये 7 आई है यहाँ पे, ठीक है। डाटा को आप गौर से देख लें कि ये हमारे पास डाटा का जो है सेट है। यहाँ पे अगर रिसीविंग साइड पे हम डाटा सेट देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो डाटा तो चेंज हो चुका है बिल्कुल। आप देखें यहाँ पे 0001 है, यहाँ पे 011 है, और सो ऑन बाकी डाटा भी चेंज हो गया। लेकिन चेकसम की वैल्यू क्या है, चेकसम की वैल्यू तो सेम निकली है। अब रिसीवर इसको समझेगा कि ये डाटा शायद हमारा सही है, हालांकि ये सही नहीं क्योंकि डाटा चेंज हो चुका है एक्चुअल। तो इस तरीके से इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ओके, अब ये फाइनल हमारा जो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको, लेकिन है ये भी सिंपल ही। अगर इसको समझने की आप कोशिश करें तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स CRC जो है। ओके, CRC में क्या होता है, कहता है कि ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच है आपकी जो कि जिसको CRC कहते हैं एरर डिटेक्शन में, ठीक है। क्या होता है इसमें वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन CRC की पहले आप फुल फॉर्म देख लें, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये MCQs वगैरह में आ सकता है या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए कि CRC को आप एक्सप्लेन करें। ओके, अब इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है कि कंसिडर डाटा इन अ मैसेज एज ए कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल क्या होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में कुछ इस तरीके के जो है वो देखे होंगे, एक्सप्रेशंस देखी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई, तो इनको पोलिनोमियल्स बोलते हैं इस तरीके से। शायद इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब इन पोलिनोमियल में अगर आप देखें तो यहाँ पे x के साथ भी हम बोलते हैं कि इमेजिनरी तो नहीं, मतलब इसका कांस्टेंट होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 होगा एंड सो ऑन इस तरीके से। तो कहता है कि आपका जो डाटा है, ठीक है, एक मैसेज में उसको हम एज ए कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट इनको कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल ट्रीट करते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है, कहते हैं कि पोलिनोमियल ट्रीट करने के बाद हम करते ये हैं कि हम उस कोफिशिएंट को इस डिवाइड करते हैं बाय ए नॉन पोलिनोमियल, ठीक है। एक नॉन पोलिनोमियल मतलब हम पहले से अपने सिस्टम में सेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम उस नॉन पोलिनोमियल को अभी के लिए फॉर एग्जांपल x कह देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक जो डाटा था हमारा उसको हमने पोलिनोमियल की कोफिशिएंट्स में कंसिडर किया, फिर उस जो कोफिशिएंट्स थे, ठीक है, उसको हमने एक एक करके, वो सेट था पूरा जो कि, तो एक एक करके हमने x के साथ इस तरीके से डिवाइड किया। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल जो y है वो हमारे कोफिशिएंट्स थे, तो इस तरीके से एक एक करके हमने डिवाइड किया। अच्छा, कहते हैं द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन इज देन ट्रांसमिटेड एज CRC एंड चेक्ड एट द रिसीवर टू डिटेक्ट एरर्स। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया इस तरीके से, ये हमारा था चेकसम या इसको CRC, ठीक है। तो ये CRC को हमने क्या किया कि अपने डाटा के साथ भेज दिया।
अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा, रिसीविंग साइड पे भी सेम जो है इसमें क्या बोलते हैं कि ये सेम जो कैलकुलेशन थी ओवरऑल, ये सारी कैलकुलेशन यानी कि दोबारा से इस तरीके से डाटा के कोएफिशिएंट बना के फिर उसको डिवाइड करके एक नॉन पोलिनोमियल, अच्छा ये जो नॉन पोलिनोमियल है ना, ये रिसीविंग और सेंडिंग साइड दोनों साइड्स को पता होगा पहले से, ठीक है। तो दोबारा से ये सेम कैलकुलेशन की जाएगी, और सेम कैलकुलेशन जब की जाएगी तो अगर तो हमारा जो CRC है ये दोनों साइड पे सेम है, यानी रिमाइंडर सेम निकलता है तो हम कहेंगे कि ठीक है डाटा हमारा सही है। लेकिन अगर नहीं निकलते तो फिर मसला आ जाएगा। आज अब यहाँ पे देखें जो लिमिटेशंस हमारी इसमें थी कि इसमें तो रिज़ल्ट दो दफ़ा सेम निकल सकता था, लेकिन इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिज़ल्ट दोबारा से सेम निकल सके अगर मतलब डाटा करप्ट हो चुका है तो, यानी सेम रिज़ल्ट सिर्फ इसी सूरत में ही निकलेगा कि जब आपका डाटा टोटली हर लिहाज से सही होगा। ओके, अच्छा अब इसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं CRC में, यानी आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट के तौर पे बस इतना समझ लें कि पहले तो एक जनरल कॉन्सेप्ट कि अच्छा कुछ कैलकुलेशन की जाती है सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे, ओके, और वो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसको मतलब कंपेयर किया जाता है, ओके। लेकिन उसके बाद CRC में मज़ीद स्पेसिफिकली क्या होता है कि आपके डाटा को जो एज ए कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल ट्रीट किया जाता है, फिर उस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है बाय ए नॉन पोलिनोमियल। मतलब ये जो नॉन पोलिनोमियल है ये पहले से सेट होगा, डाटा तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन पोलिनोमियल हमेशा एक ही होगा, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड पोलिनोमियल होगा, ओके। ऑलराइट, कहते CRC हैज़ गुड एरर डिटेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिज़ल्ट इसमें मतलब ज़्यादा चांस है कि मतलब इसमें चांस ही नहीं है कि रिज़ल्ट दोबारा से सेम निकल सके अगर हमारा डाटा ख़राब हो चुका है तो। और इसके साथ साथ इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने भी आसान होता है। अच्छा, इसमें दो मेनली जो हार्डवेयर सिस्टम यूज़ होते हैं, सिस्टम नहीं कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, एक शिफ्ट रजिस्टर होता है और एक एक्सक्लूसिव और होता है। अब इनमें डिटेल में ज़्यादा इतनी यहाँ पर नहीं बताई, लेकिन इसमें इतना समझ लें कि ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं, ओके। अब जो एक्सक्लूसिव और होता है इसमें अगर आप देखें तो नॉर्मली जो और गेट होता है आपका, वैसे ये उसके डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो आपका CS 302 है गालबन उसके टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जो नॉर्मली आपका और गेट होता है उसमें यह होता है कि अगर आपके पास एक भी इनपुट 1 होती है, अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो आपकी आउटपुट क्या हो जाती है, आपकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है। और अगर आपकी दोनों जो इनपुट्स हैं वो 1 है तो भी आपकी आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। लेकिन एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि जब तक आपकी दो इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तब तो आपका रिजल्ट जो है वो 1 आता है, लेकिन अगर आपकी दो इनपुट सेम हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 थी और यहाँ पे 1 1 थी, तो तब आपकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाती है, ओके। अच्छा, अब इसमें शिफ्ट रजिस्टर जो है या रजिस्टर जो है उसके क्या बोलते हैं कि दो मेनली काम होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं रजिस्टर के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले तो वो एक काम ये करता है कि इनिशियलाइज टू 0 कर देता है। अब इसकी वैसे काफ़ी सारी जो है कॉम्प्लेक्स डिटेल है, अगर आप उसको देखना चाहें तो खुद जाके देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने नहीं बताई, बस यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो है इनिशियलाइज क्या करता है कि सारे बिट्स को 0 सेट कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें यह होता है कि जो आपका शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है, वो हो सकता है 8 बिट का होगा या 32 बिट का होगा, जितने भी, ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरीके से बिट्स हो सकती हैं, ठीक है, 0 1 0 0 इस तरीके से। तो क्या करता है कि सबसे पहले स्टेप क्या करता है कि इन सारी बिट्स को वो क्या कर देगा, 0 सेट कर देगा, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, फिर क्या कहता है कि शिफ्ट क्या करता है, मूव्स ऑल बिट्स टू द लेफ्ट पोजीशन। सारी जो बिट्स होती हैं इसमें इनको एक एक पोजीशन, ठीक है, एक एक पोजीशन, जस्ट एक दफ़ा एक एक पोजीशन क्या करता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 0 1 1 0 1, ठीक है, और आउटपुट आपकी वैल्यू क्या निकल रही है, 1 निकल रही है। अब अगली दफ़ा जब शिफ्ट होगी, ठीक है, अगली शिफ्ट जब होगी तो उसमें क्या होगा कि इसने वैल्यूज़ एक हमारे पास नई इनपुट आई थी, ठीक है, 1, तो इसने क्या किया, इस 1 को इधर इनपुट किया और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 0 जो है यहाँ पे पहले बॉक्स में है, यहाँ पे दूसरे में आ गई, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये सारा डाटा टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, ओके। एंड ओके, इसमें इतना ही था। ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखें और चीज़ों को जितना सिंपल रखने की कोशिश करें तो उतना ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछें। मज़ीद आप इसको जाएं तो इंटरनेट से भी जाके मज़ीद देख सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं लगती तो। नहीं तो अगर आप कहीं पे समझ नहीं लगी तो वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देख लें तो भी आपको समझ लग जाएगी। एंड दैट्स इट।